दोस्तों, मैं अंगद सर एसएससी मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, आज सीखते हैं ज्योमेट्री यूपी टेट के लिए, जो कि आपकी आगे ही परीक्षा है। तो आज हम पढ़ेंगे रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण। तो जब हम रेखा पढ़ेंगे तो पहले रेखा की परिभाषा जानेंगे। रेखा होती क्या है, रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात हम पढ़ेंगे रेखा। तो देखो, रेखा को जैसे मान लो अगर ए बी एक रेखा है, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि रेखा की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। और इसे अनंत तक बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। इसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तीर द्वारा दर्शाया जाता है। इसे बच्चे किससे दर्शाया जाता है? तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरी बात, इसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैसे ज्ञात कर सकते हो? यदि इसकी लंबाई इनफाइनाइट तक जाती है, इधर जिधर तीर आपको दिख रहा है, ये लंबाई कहां तक जाएगी बच्चे? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो बताओ, रेखा किसको किसको कंफर्म हुआ? रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरी बात बच्चे, तो पहली बात थी। दूसरी बात हम पढ़ेंगे रेखाखंड। दूसरी बात हम क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड। तो इसके दो भाग, मान लो एक रेखा है, अगर इसके दो भाग कंफर्म होंगे तभी तो रेखाखंड कहलाएगा। यानी रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु, ये मान लो ए और बी, ठीक। तो रेखा का एक भाग होता है रेखाखंड। तीसरी बात किरण। तीसरी बात क्या हो जाएगी? किरण। किरण में क्या होता है, ध्यान समझना, रेस जिसे कहते हैं, इसकी एक बिंदु इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर होती है, यानी इसे कहेंगे अनंत बिंदु, और एक बिंदु अंत बिंदु होती है। इसीलिए जहां भी अगर इस टाइप से आपको लिखा रहे तो ये समझ जाना क्या लिखा गया है? किरण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? किरण। अगर इस टाइप से लिखा गया है तो समझ जाना रेखा की वैल्यू लिखी गई है। अगर सीधी सीधी लाइन अंत बिंदु है दोनों का, तो अगर इस टाइप से लिखा गया है तो आप समझ जाना कि ये रेखा खंड है। क्लियर हुआ? बात को क्लियर करते चलिएगा। तीसरी बात, चौथी बात करेंगे हम समानांतर रेखाएं। कौन सी बात? समानांतर रेखाएं, वहां पे चर्चा करेंगे। चौथी बात हम करेंगे समानांतर रेखाएं, जिसे आप पैरेलल लाइन कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। तो हम चर्चा करेंगे समांतर रेखाओं की। दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए ए बी और सी डी, दो पैरेलल रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी नियत होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है? नियत होती है। ऐसी रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएंगी बच्चे? समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समानांतर रेखाएं कहलाएंगी।
पांचवा बात, संरेखीय रेखाएं, संरेखीय रेखाएं, संरेखीय रेखाएं, ऐसी रेखा जो एक सीधी लाइन में स्थित हो, जैसे P, Q और R, इस टाइप की एक रेखा जो एक सीधी लाइन में हो, इस टाइप से। कौन सी रेखा? ऐसी रेखाएं बच्चे जो एक सीधी लाइन में हो, ऐसी रेखाएं आपको संरेखीय रेखा कहलाती है। तो क्या बताओ, जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज है, क्या यह संरेखीय रेखाएं है? नहीं। ये कौन सी रेखा है? असंरेखीय रेखा, असंरेखीय रेखाएं। चतुर्भुज क्या हुआ? असंरेखीय रेखाएं। तो याद रखिए, संरेखीय रेखा कंफर्म हो गया, असंरेखीय रेखा भी कंफर्म हो गया। संरेखीय रेखा क्या होती है? जो एक सीधी लाइन में स्थित हो, जैसे मैंने बताया P, Q और R एक सीधी लाइन में है, तो यह संरेखीय रेखाएं हैं। और यह एक सीधी लाइन में नहीं है, इसलिए यह कौन सी रेखा कहलाएगी? असंरेखीय रेखा कहलाएगी। अगला पढ़ते हैं। छठा टॉपिक इसका क्या है? छठा टॉपिक है इसका, एक सेकंड, लंबवत अर्धक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंबवत अर्धक एक रेखा है, मान लो AB एक रेखा है, इस पर इसे दो बराबर भागों में, अर्धक माने बराबर भागों में बांटता है, और लंबवत मीन्स 90 डिग्री पर, लंबवत मीन्स 90 डिग्री पर इसको क्या करता है? बांटता है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? लंबवत अर्धक। सातवां बात कोण का अर्धक। ये सब बेसिक चीज है, जानते रहें। कोण का अर्धक, मान लो ए आपका एक एंगल है AOB, तो भाई साहब एंगल तो यही बनाएगा चाहे जिस डिग्री का हो। तो इसका अर्धक ही कोण का अर्धक कहलाएगा, और एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इसकी भी एंगल अगर टोटल का अगर अल्फा है, अगर टोटल मान लो अल्फा है, तो यह वाला α/2 और यह भी α/2 होगा। आगे पूरे डिटेल में हम आपको समझाएंगे भी, लेकिन यहां पर भी आप जानते रहे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात? आठवां बात समझिए, कोण। ये तो रेखा से कुछ जुड़े पहलू थे जिसे मैंने आपको बताने का बच्चे प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हम चर्चा करते हैं कोण की तरफ। कोण किसे कहते हैं? यानी एंगल। दो असमानांतर एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, जैसे मान लो AB और ACD एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर परिच्छेद करती हैं। तो जो यह जहां परिच्छेद करती हैं, यही क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है बच्चे? कोण बनता है। क्लियर हो गया? तब कोण का क्या होता है? निर्माण होता है। अब ये कोण का निर्माण हो गया। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के पहले प्रकार की चर्चा करते हैं। तो पहला होता है न्यून कोण। कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम यदि कोई कोण बना हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। दूसरी बात,
समकोण। तो दूसरी बात समकोण, यहां थीटा टोटल 90 डिग्री के बराबर होगा। यहां अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो आप समझिएगा कि यहां पर कौन सा एंगल है, समकोण है। कौन सा एंगल है, समकोण है। तीसरी बात अधिक कोण। तीसरी बात कौन सा कोण, अधिक कोण। अगर इस स्थिति में आप देखते हैं तो आप बताइए 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। अगर इस स्थिति को फॉलो कर रही है तो आपका बनती है अधिक कोण। अगर इस स्थिति को फॉलो कर रही है तो आपका बनता है अधिक कोण। चौथी बात आपसे बच्चे कहता है ऋजु कोण। कौन सा कोण, ऋजु कोण। तो यहां पर थीटा जो है 180 अंश के बराबर होगा। यानी इस स्थिति की बात यदि मैं करूं तो यह 180 डिग्री का बनाएगा। यानी थीटा कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। थीटा कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। पांचवा बात, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या प्रतिवर्ती कोण, यहां पर 180 से अधिक 180 से अधिक 180 से अधिक और 360 से कम होगा तो ऐसी कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगी। और एक छठा कोण माना जाता है, लेकिन मान लेते हैं एक छठा कोण जिसे आप कहते हैं शून्य कोण या जीरो एंगल, शून्य कोण। तो यह टोटल का टोटल 360 डिग्री के बराबर बनाता है। तो ये रही कोण की परिभाषा। दो असमानांतर भुजाओं के प्रच्छेद करने से कोण का निर्माण होता है। क्या मैंने बताया, दो असमानांतर रेखाओं के प्रच्छेद करने से कोण का निर्माण होता है। कोण कुल 6 प्रकार के, वैसे तो मुख्यतः 5 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के हमने यहाँ पर बताए आपको। न्यून कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होगा तो न्यून कोण की स्थिति बनती है। समकोण में चलेंगे तो समकोण थीटा बराबर 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण की चर्चा करेंगे तो 90 अंश से अधिक और 180 से कम होगा तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। अगर ऋज कोण की बात करें तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। बृहद या प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, तो 180 से अधिक और 360 से कम। ठीक है। और शून्य कोण क्या होगा, थीटा बराबर 360 डिग्री के बराबर होगा। तो जीरो एंगल कह सकते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसे दिमाग में रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलता हूं। अगली बात आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न एक रेखा आप मान लीजिए, एक एंगल भी ले लिए या इस टाइप से ले लिए। ठीक है। इसके बीच का एक एंगल आपने ऐसे ले लिया तो ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण, मान लीजिए मैंने इसको ए ओ बी और सी बना लिया। तो ए चूंकि इसका अर्धक है तो यह वाला भी और यह वाला भी सेम होगा, यह वाला भी और यह वाला भी सेम होगा। क्लियर हो गया।
चलिए जैसे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरी इसी की बात मैं कर रहा हूं, दूसरी बात अगर मैं इसको इस तरीके से मान लूं तो यह एंगल और यह एंगल का योगफल भी किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। जैसे मैं मान लूं अगर इधर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब अगर ये अल्फा हो अगर यह बीटा हो फिर भी इनके कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गई। नौवां बात जिससे प्रश्न बनता है पूरक कोण। कौन सा कोण, पूरक कोण। आप ध्यान समझिए, पूरक कोण क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यानी जिनका योग 90 डिग्री हो वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे अगर मान लो अल्फा को तुमने x मान लिया, अल्फा को तुमने x मान लिया तो बीटा क्या हो जाएगा, या अल्फा को तुमने x मान लिया तो बीटा बराबर आपको मानना पड़ेगा 90 माइनस x। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि 90 मान लिए तो अल्फा को यदि x मान लिए तो बीटा 90 माइनस x होगा। यानी इन दोनों का योगफल भी 90 के बराबर होगा। इन दोनों का योगफल भी 90 के बराबर होगा। अब मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर एक कोण आपसे दिया गया 40 डिग्री का है, एक कोण अगर कहा 40 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण कितने हो जाएगा जरा बताओ। तो कहोगे सर दोनों कोणों का योगफल तो 90 डिग्री का होता है। दोनों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और आप कह रहे हैं कि एक कोण 40 डिग्री का है तो दूसरा तो 50 डिग्री का होगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। क्लियर। अगर एक डिग्री 30 का है या 60 का है तो अगला तो पूरक बनाने के लिए किसको जरूरत पड़ेगी, 30 का। तभी तो भाई दोनों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी मेरे कहने का मतलब अगर पूरक कोण आपसे पूछा जाता है तो तुम्हें ध्यान देना है कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 10वीं बात इस पे समझना है कि ये तो रहा पूरक कोण। अब हम चर्चा करेंगे समपूरक कोण का। अब हम चर्चा करेंगे समपूरक कोण का, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। एकदम ध्यान से समझना, अभी इस पे हम प्रश्न लेंगे और सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास आपसे करेंगे। तो देखो समपूरक कोण क्या होता है, ये तो रहा 90 डिग्री दोनों का योगफल होना चाहिए। अगर मैं समपूरक की बात करूं तो समपूरक कोण अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अच्छा, कई बार एक चीज और दिमाग में रखना, इस पूरक कोण का नाम कई जगह आपको कोटि पूरक मिलेगा, तो इससे परेशान मत होना। प्रश्न में कोटि पूरक कोण कहकर भी आ सकता है और अंग्रेजी में उसे कोटि पूरक को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लियर है। अब बात करिए समपूरक कोण की, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश है। यदि अल्फा को हमने x माना तो बीटा मेरा 180 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि अल्फा को हमने x माना तो बीटा 180 माइनस x हो जाएगा। तो यानी दो कोणों का योगफल यहाँ पर अगर 180 अंश को फॉलो करेगा तो हम कह देंगे वो समपूरक कोण है। कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा कि 40 डिग्री का पूरक का समपूरक कोण कितना होगा, तो आप पहले यहाँ समपूरक समझ लो, तब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक समझाता हूँ क्वेश्चन। यदि मान लो एक कोण, किसी का कोण का मान लो 50 डिग्री दे दिया गया, अल्फा 50 डिग्री के बराबर दे दिया गया, तो इसका समपूरक यदि आपसे पूछ दे, समपूरक यदि आपसे पूछ दे, तो चूंकि आप जानते हैं
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश होता है, तो यहाँ पर कितना है 50 डिग्री है। कितना डिग्री है 50 डिग्री। तो इसको 180 बनाने के लिए तुम्हें 130 की जरूरत पड़ेगी, यानी 180 में से आपने 50 को हटा दिया है तो 130 डिग्री हो गया। तो इस 50 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा 130 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? इस 50 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा 130 डिग्री होगा। अगर मैं इस बात को कहूं कि भाई साहब 70 डिग्री का समपूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे 110 होगा, क्योंकि हमें कितना बनाना है, दोनों कोणों का योगफल 180 बनाना है। तो अगर इसकी बात 70 डिग्री की है तो ये कितने की हो जाएगी 110 की हो जाएगी। क्लियर हो गया? 110 की हो जाएगी। बोले यहां तक बात समझ में? अब देखिए एक बार प्रश्न पूछा क्या गया, आप लोगों में एक बार प्रश्न क्या पूछा गया उस बात की चर्चा में कर लेता हूं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया कि 40 डिग्री के कोटिपूरक का समपूरक होगा। इस टाइप से सवाल पूछा। अब आपको यदि कोटिपूरक का पता होता बच्चे और किसका समपूरक का पता होता, यानी कोटिपूरक पूरक एक ही होता है और समपूरक, अगर इस बात का पता होता तो आप तो तुरंत उत्तर दे देते। कैसे देते देखो, 40 का कोटिपूरक हो जाएगा 50। क्यों? क्योंकि कोटिपूरक का योगफल होता है 90। तो अगर कोटिपूरक पूछता तब, लेकिन कहा कोटिपूरक का समपूरक, इसका पूछ दिया क्या समपूरक। और समपूरक चूंकि आप जानते हैं बच्चे कि 180 अंश होता है, तो 50 तो पता चल गया, यानी बचा कितने डिग्री का 130 डिग्री का, और यही सवाल का उत्तर हो गया। बस अभी समझते रहिए। अभी मैं पूरा थियरी पढ़ाने के बाद आपको एक से एक सवाल कराता चलूंगा, जहां पर रेशियो का भी प्रश्न बनता है, जहां पर डायरेक्ट भी प्रश्न बनता है, जहां पर आपसे केवल पूछ दिया जाता है कि कोटिपूरक क्या होता है या समपूरक क्या होता है, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप बस इस चीजों को एकदम ध्यान से समझें, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 11वें कंडीशन की, जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी मेरे कहने का मतलब, यदि AOB और COD है, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और अगर इधर वाला एंगल दिया गया है तो ये वाला इसके बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब, अगर यह x डिग्री है तो इधर भी x होगा, और ये अगर y डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा y डिग्री का होगा। कहने का मतलब, अगर एंगल AOB देखूं मैं, एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के। और अगर इस बात की चर्चा मैं इधर वाले से करूं तो AOC, एंगल AOC बराबर होगा BOD के, एंगल BOD के। तो एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, और एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के। यदि ऐसी कंडीशन फॉलो कर रही है तो वह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या बच्चे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसे आप कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम चर्चा एक एक का सवाल लेकर करेंगे तो आपको और मजा आएगा।
अब हम पढ़ेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, ऐसी चीजें पे जहां से प्रश्न बनता है। ऐसी चीजों पर हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं जहां पर प्रश्न बनता है। देखिए 12वां टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। जितने लोग ज्योमेट्री हल करते हैं उनको ये टॉपिक अनिवार्य होता है समझने के लिए, क्योंकि जब ये बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप रेखा और कोण वाले सवाल को आसानी से कर लोगे। ध्यान समझना, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है इस टाइप से, और इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा इस तरीके से एम बिंदु या एल तिरछेदी रेखा है जो काटती है, जो क्या होती है, काटती है। यह मान लो एंगल 1 है, यह 2 है, यह वाला 3 है और यह वाला क्या है 4, ए वाला क्या है 5 और ए वाला 6, ए वाला 7 और ए वाला 8। तो देखो जिस डायरेक्शन से है उसी डायरेक्शन से देखो, तो आप देखोगे कि कोण 1 जो है ए वाला कोण, इस संगत कोण इससे बराबर है कोण 8 के, कोण 2 कोण 5 के, कोण 3 कोण 6 के, कोण 4 कोण 7 के बराबर है। ऐसा इसलिए है, एक ही साइड में देख रहा है, इधर का तो इधर का, यानी कोण 1 बराबर कोण 8 के। इसी तरीके से कोण 2 इधर का, कोण 5 इधर का, तो कोण 2 बराबर कोण 5। इसी तरीके से अंदर भी ले लेंगे तो कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 4 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 7 के बराबर होगा। अगर किस स्थिति में पूछा जाए तो ये कौन सी स्थिति है बच्चे, ये आपस में संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण। दूसरी बात समझिए, यह जो कोण 1 है यह इधर वाले के कोण 5 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। यदि इस चीज को फॉलो कर रहा है तो ये बात कर रहा है एकांतर कोण 1 के अंतर पर डिफरेंस। इधर है तो इधर का देख लो, इधर है तो इधर का देख लो, इधर है तो इधर का, इधर है तो इधर का देख लो, इधर है तो इधर का देख लो। इतनी बात तो जाननी पड़ेगी। और फिर तीसरी बात आभ्यंतर कोण। तीसरी बात इस आभ्यंतर कोण की बात मैं करूंगा जिसे आप कहते हैं आभ्यंतर कोण, आंतः कोण, आंतरिक कोण, आभ्यंतर कोण। इनका योगफल 180 अंश होगा, यानी कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर होगा कोण 4 प्लस कोण 8 के, और ए बराबर होगा 180 डिग्री के। क्या बच्चे समझ में बात आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक, जिससे आप सवाल को तुरंत बना लो, विद इन सेकेंडों में बना लो। क्योंकि कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर होता है कोण 4 प्लस कोण 8 के। इन कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। इतनी बातें आपको जाननी थी जो आपको मैंने बताया, ठीक है? बोलो जी, क्लियर हो गया? चलो मिटाता हूं, फिर समझाता हूं आगे की तरफ। 13वें टॉपिक की तरफ हम चलेंगे, और 13वां टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां से आपके प्रश्न सवाल मैक्सिमम टाइम बनते हैं। तो कुछ बातें हम उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, अगली जो कंडीशन है 12 था ना, 13वां समबाहुभुज।
सम बहुभुज। आप देख रहे हैं सम माने समान, बहुभुज माने भुजाएं, यानी भुजाएं क्या हो, समान हो, तभी आंतरिक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो समबाहुभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योगफल, समबाहुभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योगफल, कोणों का क्या होता है, n-2 गुणे 180 अंश, n-2 गुणे, अब देखो सम माने समान, बहुभुज माने भुजाएं। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, पहली बात हो गई कि अगर समबाहुभुज के लिए सभी अंतर, अब देखो जैसे आप कभी क्या करते हो, त्रिभुज देते हो ऐसे, कितनी भुजा है, 3, यहां पर 3 रख दोगे, 3-2 गुणे 180, तो आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। जैसे चतुर्भुज रखना है, क्या रखना है बच्चे, मान लो तुमको चतुर्भुज रखना है, तो 4 रख दो, तो 4-2 गुणे 180, 360 हो जाएगा। समझ पाए? अच्छा, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ दे तब क्या करोगे, प्रत्येक आंतरिक कोण, ये तो पहली बात हो गई योगफल का। अगर दूसरी बात आपसे पूछ दे प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक कौन सा कोण, आंतरिक कोण, तब क्या लिखोगे, तो n-2 गुणे 180 अंश तो लिखते हो योगफल के लिए, यानी जो संख्या से लिखते हो यदि उसको डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक की मान निकल जाएगी, निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, जरा बताओ, निकल जाएगी। या प्रत्येक आंतरिक कोण की बात और लगा लो, या प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे ज्ञात कर लोगे, आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण घटा दो, या क्या करो 180 में से बाह्य कोण क्या करो, घटा दो, तब हो जाएगा, यही ना। तो तीसरी बात, सभी बाह्य कोणों का योगफल। अब बाह्य कोण की बात करते हैं, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे ऐसे मैं मान लो एक तरीका ऐसे खींच देता हूं, ठीक है, अब इस तरीके से मैंने इस चीज को खींच दिया, सही है। मान लो θ1, ये वाला θ2, ये वाला θ3, ये वाला θ4, ये θ5 और ये θ6, इस तरीके से मान लिया हो गया। तो क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 प्लस θ6 बराबर 360 डिग्री का होगा। यानी देखो समबाहुभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योगफल n-2 गुणे 180 अंश, प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 गुणे 180 अपान n होता है। ठीक है, कितना होता है, n होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण को अगर ज्ञात भी करना है तो अगर आपको बाह्य कोण पता चल गया तो 180 में से घटा दोगे तब भी पता चल जाएगा, और भुजा पता है तब तो आराम से चले जाएगा। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो भाई सभी कोणों का हो गया, तो प्रत्येक बाह्य कोण, जैसे यहां प्रत्येक आंतरिक कोण निकाले वैसे प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तब 360 बटे n हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगी, n क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी।
n क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? अगर कहीं मान लीजिए आपसे यहां से भुजाओं की संख्या पूछ दे, मान लो इसी बात को, अगर यहां भुजाओं की संख्या आपसे पूछ दे, भुजाओं की संख्या, तो आप कहेंगे सर 360 बटे, देखिए 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण लिख देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण क्या लिख देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण लिख देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, बोले भाई। देखिए बहुभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 गुणे 180। जैसे त्रिभुज का निकालना है तो रख दो 3 - 2 180 हो गया। चतुर्भुज का निकालना है तो 4 - 2 360 हो गया। पंचभुज का 5 - 2 180, तो 5 3 18 54 5 40 हो गया। खष्टभुज का निकालना है तो 720 हो गया। क्लियर हो गया? बोलिए, क्लियर बात होगी। उसके बाद अगर प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी वो तो योगफल निकालना था, अब प्रत्येक का निकालना है तो उसी में आप एक भुजा से भाग दे दो, n से आपकी निकल जाएगी। या अगर आपको बाह्य कोण पता है तो आंतरिक कोण निकालना है तो 180 में से बाह्य कोण को घटा दो, आंतरिक कोण निकल जाएगा। तो दोनों बातें एक ही जैसी हैं। सवाल के थ्रू हम इस बात को भी समझ लेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, जो मैंने यहाँ पर समझाया कि कहीं भी एंगल θ1, θ2, θ3 ऐसे निकलना चाहिए था, ये इस तरीके से θ3, ये वाला θ4, ठीक है, ये वाला θ5 और ये वाला θ6। अगर इस तरीके का योगफल है तो वह 360 डिग्री के बराबर होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण अगर निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे दोगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। भुजाओं की संख्या दी रहती है, कोण 360 है ही, तो आप बाह्य कोण निकालना है तो भुजा से भाग देकर बाह्य कोण निकाल सकते हो। और अगर बाह्य कोण निकाल सकते हो तो भुजाओं की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इतनी बात तो बेसिक सी जानकारी थी, आप इसको जरूर लिख लेना बच्चे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे। थोड़ी सी बात और आगे हम करते हैं, क्या करेंगे उसकी बात चर्चा करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए n में से n-3/2 किसी भी भुजा में से, ये भुजा दी गई है, n क्या है? भुजा है, यानी किसी भी भुजा में से 3 घटा के अपान 2 कर देंगे तो वह क्या मिल जाएगी? विकर्णों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? विकर्णों की संख्या मिल जाएगी। अब मैं प्रश्न आपको करा देता हूं बच्चे। अब कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। चित्र में AB और CD पैरेलल है, 2 लाइन चित्र में दी गई है इस टाइप से। कहा है इसका नाम AB है, इसका नाम CD है, ठीक है। तो कोण 1 का मान ज्ञात करना है, और जबकि बात इस तरीके से दी गई है और कहा है यह वाला डिग्री 38 डिग्री का है और यह वाला डिग्री 55 डिग्री का है, ठीक है, किसका है? 55 डिग्री का है। तो कोण A का मान ज्ञात करना है, कोण A यानी A वाली मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखा, अगर इस बात को हम समझें बच्चे, 2 सेकंड के लिए हम दिमाग में लगाते हैं। देखो, इस बात को अगर हम समझें तो एक मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर देता हूं।
केवल समझ विकसित करने के लिए देखिए मैंने एक लाइन यहां से क्या किया, ड्रा कर दिया। क्लियर हो गया। आप देखेंगे एकांतर कोण के नाते अगर यह 55 है तो यह भी कितना होगा, 55 होगा। अगर यह 38 है तो ये भी कितना होगा, 38 होगा, 8 होगा। यानी यहां से टोटल अगर मैं देखूं, यही तो ए था टोटल, तो 5 8 13, 5 3 8 1 9, यानी ए का मान कितनी डिग्री आ गया, 93 डिग्री आ गया। यानी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि अगर कोई ये सवाल ऐसा दिया है तो इन दोनों का योगफल इधर बाएं वाला होता है। क्लियर हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरी बात हम करेंगे, दूसरी बात है कि चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज दिया गया है, ध्यान समझना, एक त्रिभुज दिया गया है, क्या नाम है इसका, पी क्यू आर है। ये पी है, इधर वाला क्यू है और इधर वाला आर है। क्यूपी तथा आर क्यू को क्रमशः एस टी तक बढ़ाया गया। क्यूपी को एस तक, क्यूपी को ए वाला भुजा एस तक बढ़ा दिया गया बच्चे, यहां तक यस तक बढ़ा दिया गया, तथा आर क्यू को क्रमशः टी तक, आर क्यू को कहां तक बढ़ाया गया, टी तक बढ़ाया गया। चलो टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर, तो एस पी आर यानी एस पी और आर, ये वाला एस पी और आर 135 डिग्री, तो पी बीच में है तो ये वाला कोण 135 डिग्री है, 135 है, तथा पी क्यू टी, तथा पी क्यू और टी ए वाले डिग्री, क्यू वाला ए कितना है, ए 110 डिग्री, कितना है 110 डिग्री। तो बस अब सवाल से आपसे पी आर क्यू पूछा है, पी आर और क्यू, यानी एंगल पी आर और क्यू आपसे पूछ दिया गया है सवाल में, ध्यान समझिए। अच्छा आप बताओ, मैंने बताया था यह एक सीधी लाइन है, यह क्या है, एक सीधी लाइन है। देखो थोड़ी सी बेसिक दिमाग में रखो, एक सीधी लाइन है, अगर कोई इसको रेखा यहाँ पर लंबवत अर्धक करती है, किसी डिग्री पर अर्धक करती है, तो इसके कोण का योगफल, इसके कोण का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। क्लियर है। यानी सीधी लाइन पे 180 अंश बनता है। तो जरा बताओ इस लाइन पे अगर यह 110 बना, ए कितना बनेगा, 70 बनेगा। और यही बात तो यहां पर भी है, ये भी एक सीधी लाइन से सीधे है। अगर यह वाला 135 है तो 180 में से 35 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर यह 70 हो गया, यह 45 हो गया, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो क्या ये 115 डिग्री ये हो गया, तो बचा ये कितने डिग्री का, 65 डिग्री का। और यही सवाल का क्या था आंसर, यही सवाल का क्या था आंसर, बोलिए यही सवाल का क्या था आंसर था। भाई सीधी सी बात थी, अगर यह 135 है तो सीधी लाइन पे 180 बनता है तो ये 45 बनेगा। अगर यह भी एक सीधी लाइन है तो यह 110 है तो ये 70 बनेगा। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। अगर यह 70 है, यह 45 है, 115 है, तो ये वाला कितना होगा, 65 होगा। क्लियर बात हुई, कंफर्म हो गया मैटर, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। समबाहुभुज
भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए यदि प्रत्येक कोण की माप 160 डिग्री हो। यदि प्रत्येक कोण की माप 160 डिग्री हो। प्रत्येक कोण की माप 160 डिग्री। यदि प्रत्येक कोण की माप 160 डिग्री हो, ये आपसे पूछा गया है। तो जरा हमको बताओ, क्या आपने पढ़ा प्रत्येक कोण की माप n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, प्रत्येक कोण की माप बराबर प्रत्येक कोण की माप बराबर आपने यही पढ़ा, हाँ या ना? तो प्रत्येक कोण की माप आप जानते हैं यहां से कितने डिग्री का है, 160 डिग्री का है। तो 160 डिग्री बराबर n-2 गुणा 180 अंश और बटे कितना n, तो इसका गुणा हो जाएगा तो 160 डिग्री n हो जाएगा, बराबर इसका हो जाएगा तो 180 डिग्री n माइनस 360। तो आप बताओ इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 बराबर 360 डिग्री। तो 20 से काटेंगे 18, यानी भुजा कितनी हो गई n। तो आपसे यही तो पूछा था समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगर आपको फार्मूला दिमाग में है तो सीधे सीधे है, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी एक नियम होता है, लेकिन वो तुम्हें रटना पड़ेगा तब। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और देखो, एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप एक समबाहुभुज के एक अंतःकोणों की माप कोणों की माप 135 डिग्री है। 135 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या लिखी। तो उसकी भुजाओं की संख्या लिखिए। उसकी भुजाओं की संख्या लिखिए। तो बात तो वही है। बात क्या है भाई साहब, अंतःकोणों की माप 135 डिग्री दी गई है और भुजाओं की संख्या पूछा है आपसे। बाह्य तो है नहीं, तो 135 डिग्री हो गई प्रत्येक भुजा, बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री और अपान कितना n, यही तो है अंतःकोणों की माप का फार्मूला। तो ये हो गया 135 डिग्री n बराबर 180 डिग्री n, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, माइनस 360 डिग्री, यही तो है। तो आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 14 में से 13 गए 5। सही है ना? अरे भाई 10 में से 10 गए, 17 में से 13 गए हो 45 डिग्री। 45 डिग्री n बराबर 360। तो 45 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 8। तो कुल कितनी भुजाएं, 8। तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सिंपल हो गया, समझ गए होंगे आप। इस तरीके से सवाल बनता है परीक्षाओं में, तो लोग गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, ये तो हम बता दिए ना, 8 तो निकाले थे। चलो दूसरा लगाता हूं। तो प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस बहुभुज की कुल संख्याएं, तो उस बहुभुज की कुल संख्या होगी। तो आप निकाल सकते हैं इसको, सीधी सीधी सी बात है भाई। 144 डिग्री दिया गया है, n-2 गुणा 180 होता है, अपान कितना होता है, n होता है। तो 144 डिग्री n बराबर 180 n माइनस 360 डिग्री। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 17 में से 4 गए 3 डिग्री n बराबर 360। तो 36 दहा में 360, तो n बराबर 10 भुजा हो जाएगी। तो देखो बात ज्यादा सिंपल है, कोई बहुत कठिनाई है नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, किसी समकटभुज में कितने विकर्ण होंगे। किसी समखटभुज में कितने विकर्ण होंगे। किसी समखटभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो समखटभुज यानी 6 भुजा, तो 6 में से 6 3 कम कर दो बटे 2, तो 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिक का 9। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मैंने बताया ना, संख्या में से 3 कम करके लिख दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस कोण की माप क्या है। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से, जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। 20 डिग्री जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री क्या है, अधिक है। 20 डिग्री क्या है, अधिक है। अब देखो, मान लो उस कोण की माप थीटा है। एक माप क्या है, थीटा है। क्योंकि ये पूरक कोण है तो दूसरा कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा, यही तो है। तो कहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 से अधिक है। इसका पूरक कोण यह, इससे कितना अधिक है, 20। तो यानी थीटा इनका अगर योगफल भी देखेंगे तो इन दोनों का योगफल भी 90 डिग्री होना चाहिए। यही तो होना चाहिए भाई साहब। तो 90 डिग्री के बराबर के मैटर पे होना चाहिए। यानी कहने का मतलब थीटा प्लस 90 और 20 110 और माइनस थीटा नो, यही तो है भाई।
अच्छा थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा, हाँ ये तो जुड़ जाएगा ना, तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा ना, तो ये 2 थीटा बराबर 90 और 20 कितना हो गया 110 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, सही है, क्योंकि बात तो यही कहा था कि इसके बराबर है, यानी थीटा बराबर 90 माइनस थीटा प्लस 20, तो ये आ जाएगा इधर 2 थीटा बराबर 110 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, सही है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इसने कहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है, तो अगर थीटा है तो उसका पूरक 90 माइनस थीटा होगा, और इससे 20 अधिक है तो मैंने 20 अधिक कर दिया। अब तो दोनों बराबर हो गए, अब जब दोनों बराबर हो गए तो मैंने लिखा थीटा बराबर 90 माइनस थीटा प्लस 20 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 110, यानी थीटा बराबर 55 डिग्री। बात होगी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की, यदि किसी त्रिभुज की कोणों की मापों का अनुपात, कोणों की मापों का अनुपात 2:3:4 हो, 2:3:4 हो, तो सबसे बड़े, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कोण की मान ज्ञात कीजिए, एवं सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको पता है कि त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात दिया है 2, 3, 4, तो 2 + 3 + 4, तो 3 2 5 4 9, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 180, तो किससे मल्टीपल है 20 से। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, लेकिन हमारे हिसाब से 9 आया है, यानी किससे गुणा किया है 20 से, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला गुणे 20, तो 20 चौक 80, और सबसे छोटा हो जाएगा ये वाला, तो 20 दूना 40, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 80 डिग्री का, और सबसे छोटा कोण हो जाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि ये वाला तो 20 × 60 होगा, मझला वाला 20 × 60 होगा। क्लियर हो गया? ये सब सवाल जरूर आप देख के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न में आएंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा है कि दिए गए चित्र में, एक चित्र इस टाइप से दिया गया है, Z आकार की आकृति बनाई गई है, यहां तक पहले इसमें लिखा गया है P, इसमें लिखा गया है Q, A लिया गया है 55 डिग्री दिया गया है। बात कही गई है कि PQ का है, पैरेलल है LM के और पैरेलल है RS के, तो LRS कितना होगा, तो एंगल LRS कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। जबकि A 55 दी गई है और यहाँ R दिया गया है और यहाँ पर S दिया गया है, और कहा गया है कि एक इस तरीके से काटती हुई रेखा यहाँ से सीधे निकल गई है, इसके पैरेलल LS है और यह M है। यह वाली डिग्री कितनी है 155 डिग्री दिया गया है, इसका नाम L लिखा गया है। LRS पूछा गया है, जबकि यह वाला X डिग्री दिया गया है और A वाला 30 डिग्री दी गई है। ठीक है, 30 डिग्री
दिया गया। बहुत आसान सा सवाल, ठीक है। चलो इस प्रश्न को लगा के जरा हमको बताओ कि हम इसको क्या कर सकते हैं। देखो हमसे L, R और S की वैल्यू पूछा है, यानी ये R हम निकाल दें। तो हमने एक बात बताया था बच्चे कि जहां भी आकृति इस टाइप से बने, Z टाइप से, देखो ध्यान समझना, Z टाइप से जहां से आकृति बने, तो मैंने बताया था यह इसके बराबर होता है। ध्यान समझना, यह वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। ऐसा इसलिए कि एकांतर कोण होता है, ऐसा इसलिए कि एकांतर कोण होता है। जरा हमको बताओ, तो यह बात क्या उसी को फॉलो नहीं कर रही है? जेड आकृति को अगर यहाँ 55 है, ये 30 दिया गया है, तो 55 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 25 की। अब यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो यानी LRS की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई? 25 डिग्री। तो इतनी सी बात आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी सवाल, इससे ज्यादा आप लोगों में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई? एक सवाल दिया गया है चित्र में, OP पैरेलल है RS के, एंगल PQR का मान आपको बताना है, जबकि कंडीशन क्या दी गई है? इस टाइप से भी आकृति ऐसे देखे, ऐसे कर दी गई है। यहां पर O बिंदु है, यहां पर P है कितना? 100, क्लियर है? ये Q है, यहाँ R दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है 130 डिग्री, और यह कोई यस है, लाइन ऐसे गई है। आपसे पूछा है कि एंगल PQR की वैल्यू ज्ञात करो, तो एंगल PQR की वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखो अगर इस बात को मैं ऐसे देखो, ए वाले एंगल हमको निकालनी है, ठीक है। क्या निकाला है? PQR, यानी ए वाले एंगल हमको फाइंड करनी, इधर वाली। तो आप हमको बताओ, अगर इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देता हूं, तो जरा हमको एक बात बताना, अगर यह वाला 130 है, तो अगर इस टाइप से खींच दिया तो यह वाला भी तो 130 होगा, यह वाला भी 100। लेकिन अगर इस लाइन को मैंने एकदम सीधी खींचा है, तो एक तो 180 से बराबर होगा, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? देखिए, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और यह तो इसके संगत कोण के नाते 130 हो जाएगा, और अगर ये 130 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, सही बात है। और यह भी इस पे देखो, ये 100 डिग्री का है, तो 180 होता है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है, तो आप जरा हमको बताओ, ये 80 और 50 तो 130 बीत गया है, बचा कितने का? 50 डिग्री का, और यही सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की क्लास रेखा और कोण की आपको हूबहू समझ में आया होगा, क्योंकि 3 क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि ज्योमेट्री आपकी मैं खत्म कर दूं, इसीलिए प्रयास मेरा रहा कि रेखा और कोण में आज समाप्त किया। कल आपको त्रिभुज और परसों आपको चतुर्भुज की क्लास पढ़ाई जाएगी, तो तैयार रहेंगे, वीडियो को जरूर देखेंगे, शेयर आप लोग जरूर करिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।